वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन। बेटा टॉपिक हमारा चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। बेटा सबसे पहले हमने एक इलस्ट्रेशन और कवर करके चलना। देन मैंने आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर कुछ एक कंसेप्ट बताना है। देन आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग थ्रू सर्टेन स्पेसिफिक टेक्स्ट ऑफ योर बेयर टेक्स्ट, मतलब स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बेयर टेक्स्ट। और उसके बाद बेटा हम आपके आईसीए के क्वेश्चन जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करें। तो ये ना एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखवाऊंगा। 4 से 5 मिनट का टाइम दूंगा। बहुत ज्यादा टाइम बेटा वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हो रहा होगा बहुत बढ़िया, नहीं हो रहा होगा आप बता देना। 5 से 6 मिनट मैक्सिमम आपको देके चलूंगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन लिखवाने वाला हूं। पूरा माइंड अप्लाई करो। बेसिकली देखो बेटा, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है कि मैं पहले से बता दूं बेटा क्या होना चाहिए, और फिर आप सॉल्व करो। सेकंड ऑल्टरनेटिव इज कि मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लाके दे दिया, बस मैंने कहा कि आपने करना है। देखें सही कि आप क्या उस लेवल पे सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे, मुझे ये चीज देखनी है। ठीक है, चलो बेटा। सिंपल सा सवाल है, ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने देखना है कि हाँ करते क्या हो इस क्वेश्चन के अंदर। एक अच्छा क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं क्रिएट करा हुआ है। आपको गिवन है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको ये दे रहा हूं ना, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आया हुआ अभी तक। से फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आपको गिवन है कितना, ₹3 करोड़। ठीक है जी। आपको गिवन है 10% डिबेंचर्स वर इशूड। बेटा 10% डिबेंचर इशू हुए थे ड्यूरिंग द ईयर। 10% डिबेंचर इशू हुए थे ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1 अगस्त 2023, अमाउंटिंग टू ₹60 lakhs। अमाउंटिंग टू ₹60 lakhs। आगे लिखेंगे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड 1 अप्रैल 2023 की बात करके चल रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला लिखो 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹10 पेड अप। 10 रुपए का शेयर है और 10 ही पेड अप है। अगला 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, ₹15 पेड अप। तीसरा बच्चों 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹80 पेड अप। ठीक है जी। अब हम कह रहे हैं ऑन 1 जुलाई 2023 फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। फ्रेश शेयर्स जो है बेटा वो इशू करे गए हैं। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी जिसको हम बोल रहे हैं 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, ₹25 पेड अप। आगे लिखो ऑन 1 नवंबर 2023 कॉल मनी रिसीव्ड। कितनी कॉल मनी मिल गई बेटा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के ऊपर ₹5 पर शेयर ऑन 2 लाख शेयर्स, ₹10 पर शेयर ऑन 1 लाख शेयर्स, ₹15 पर शेयर
ऑन 4 लाख शेयर्स। ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर। कह रहे हैं आपको क्या करना है, बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है वो कैलकुलेट करके चलनी है। गिवन दैट टैक्स रेट इज 50%, ऑल्सो it was brought to notice that an expense of rupees 40 lakh was not recorded, was not recorded due to an expense of rupees 40 lakh was not recorded due to clerical error या clerical mistake of accountant। हाँ जी, चलिए दिया टाइम। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है वो निकालना था। ठीक है, बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए मुझे दो कैलकुलेशन चाहिए, एक अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, सेकेंड इज नंबर ऑफ शेयर्स बेसिकली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहां पर सबसे पहले तो क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, कैसे निकलेगा बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको गिवन था, कितना गिवन था इंटरेस्ट और टैक्स से पहले अर्निंग, 3 करोड़ का। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन थी लास्ट में कि एक 40 लाख रुपए का खर्चा ऐसा है जो रिकॉर्ड करना रह गया। अगर हम इसको रेक्टिफाई करें और सही प्रॉफिट निकालते तो क्या मुझे अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस जो है वो लेस करना चाहिए। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस में लेस करूंगा कितने से, 40 लाख से। तो 40 लाख इसमें से अगर मैंने कम कर दिया तो मेरे पास जो फिगर बचेगा दैट विल बी 2 करोड़ 60 लाख। मीन्स मैं कह रहा हूं कि जो मेरा रेक्टिफाइड प्रॉफिट है, ठीक है, या रेक्टिफाइड अर्निंग्स बोल दीजिए, रेक्टिफाइड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल दीजिए, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 2 करोड़ 60 लाख। अब इसमें से मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करना चाहिए। इंटरेस्ट की बात करके चलें तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि डिबेंचर इशू करे गए थे, 10% डिबेंचर 60 लाख रुपए के वो 1 अगस्त को इशू करे गए थे। तो 60 लैक्स के ऊपर कैलकुलेट करा जाएगा, 60 लाख के ऊपर 10% निकालोगे, लेकिन 8 महीने का निकालोगे तो 8 महीने का 10% कितना आ जाता है, क्या 4 लाख आ जाता है क्या, 4 लाख है ना। 4 लाख माइनस कर दिया, आपके पास जो बच गया, क्या बच गया, 2 करोड़ 56 लाख। अब इस 2 करोड़ 56 लाख को क्या बोल सकता हूं, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स की अगर मैं बात करके चलो, ये आ गया आपके पास ईबीटी। अब ईबीटी में से मैं क्या माइनस करके चलूंगा, टैक्स लेस कर दूं, विच इज 50%। 50% का रेट बोला है ना, तो 1 करोड़ 28 लाख रुपए का बेटा क्या है, टैक्स है। आपका जो आ जाएगा वो 1 करोड़ 28 लाख रुपए आ जाएगा। दिस इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच्चों। तो पहली कैलकुलेशन बेटा मुझे ये चाहिए थी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है ना। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की चलो बात करके चलते हैं। अब दिक्कत क्या है यहां पर बेटा, ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है।
मेरे पास इक्विटी शेयर्स एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार कैटेगरी के आ गए। एक शेयर ऐसा है जो 10 रुपए वाला है, एक शेयर ऐसा है जो 20 रुपए वाला है, एक शेयर ऐसा है जो 100 रुपए वाला है, एक शेयर ऐसा है जो 50 रुपए वाला है। यहां तो दिक्कत हो गई, क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके चलूं तो कॉमन यूनिट ही नहीं है। तो क्या मुझे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुझे इसको एक कॉमन डिनोमिनेशन पे लाना चाहिए? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं उसको एक कॉमन डिनोमिनेशन पे ले तो मेरे लिए इजी हो जाएगा गेम थोड़ा सा? अब वो आपके ऊपर है कि आप कॉमन डिनोमिनेशन क्या रखना चाहते हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ सिर्फ मेरे को 10 रुपए का शेयर रखना है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर 10 का शेयर आप ये रख के चल रहे हो, तो जो 2 लाख शेयर से 20 वाले, नाउ दे विल बिकम 4 लाख शेयर। 10 into 2 is 20 ना, तो 4 लाख शेयर बन जाएंगे। इसी तरीके से ये जो 1 लाख शेयर है 100 रुपए वाले, ये कितने बन जाएंगे? 10 लाख शेयर। वो कैपिटल नहीं होगी, ये 10 लाख बन जाएंगे। हाँ जी, क्या कैपिटल नहीं होगी बेटा? तो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर है ना, नंबर ऑफ शेयर की मैं बात कर रहा हूँ एक बार के लिए। तो अगर 1 लाख शेयर हैं और मैं कह रहा हूँ 100 रुपए वाला शेयर तो मैं ले नहीं सकता, मैं 10 वाला का शेयर लेके चल रहा हूँ, मतलब 10 के बराबर में रखूं, तो एक शेयर 10 शेयर के बराबर है, तो 1 लाख शेयर कितने शेयर के बराबर होंगे ऑफ 10 ईच? 10 लाख। समझ में आ रही है कहानी? चलो सिर्फ यहां पर नहीं रुके, क्वेश्चन के अंदर पेड वैल्यू भी अलग अलग है। तो करें क्या, एक काम करें, मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लेता हूं, अलग अलग कैसे निकाल सकते, फिर निकलेगी नहीं बच्चे कैलकुलेशन। मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लेता हूं एक शेयर जो है वो कितने रुपए का है? 1 रुपए का। एक शेयर कितने का है? 1 रुपए का। तो मैं क्या करूंगा, मैं पर रुपी अगर अर्निंग निकाल लो और उसको फिर शेयर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ₹1 पर शेयर। तो बेटा लिखेंगे, देखो बेटा, सबसे पहले आपका आ गया ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है। कितना होगा बेटा? इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। ओपनिंग बैलेंस कितना था? इक्विटी शेयर हम 1 रुपए का लेके चल रहे हैं, पहली कैटेगरी। आपके पास 3 लाख शेयर थे, 3 लाख को क्या मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 लाख हो जाएगा। 30 लाख इंटू 12/12 कर दूं, क्योंकि 12 महीने रहा ना, ओपनिंग है तो पूरे 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया। सेकंड, 2 लाख शेयर्स। अब ये जो 2 लाख शेयर है, ध्यान देना बच्चों, शेयर जो है वो 20 का है, लेकिन 15 पेड अप तो पेड अप वैल्यू लेकर चलूंगा ना, तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 15। 15 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? ये भी 30 लाख हो गया। इसको भी 12/12 करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 30 लाख आ जाएगा। थर्ड कैटेगरी 1 लाख, 1 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा 80 से, दिस विल कम आउट टू बी 80 लैक्स। 80 लैक्स इंटू क्या करेंगे? 12/12, तो आपका कितना आ जाएगा? 80 लाख रुपए। तो मेरे पास ओपनिंग का बेसिकली जो अमाउंट बन रहा है दैट इज बिकमिंग 1 करोड़ 40 लैक्स, ठीक है, डन है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ? फ्रेश इशू हुआ। फ्रेश इशू जो आपने करे दैट इज कैटेगरी नंबर 4, वो आपने करे 1 जुलाई को, 1 जुलाई को करे ना। 4 लाख आपने शेयर इशू करे, और एक शेयर के ऊपर कितने रुपए आपको आ रहे हैं? 50 रुपए वाला शेयर है, 25 रुपए आ रहे हैं, तो 4 लाख इंटू 25 से 1 करोड़। अब ये जो 1 करोड़ है बेटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करके चलोगे? इस 1 करोड़ को मल्टीप्लाई करोगे 9 से, डिवाइड किससे करोगे? 12 से।
तो 9/12 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 लाख रुपए। फिर आपका आ जाएगा कॉल मनी रिसीव्ड। कॉल मनी रिसीव्ड ही बेटा अगर हम बात करके चलें, ये किस दिन का होगा कॉल मनी रिसीव्ड? 1 नवंबर 2023 का। 1 नवंबर 2023 की कॉल मनी रिसीव्ड होगी। सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी एंड फोर्थ कैटेगरी। आपको सेकंड कैटेगरी के अंदर 2 लाख शेयर्स के ऊपर 5 रुपए मिल रहा है, तो आपको 10 लाख रुपए मिल रहा है। अब ये कब मिला पैसा? नवंबर में। तो 5/12 करना चाहिए। ठीक है। अब क्या हो रहा है, 1 लाख शेयर्स के ऊपर कितना मिल रहा है बेटा? 10 रुपए। तो फिर से 10 लाख रुपए मिल रहा है, इस बार भी 5/12। ठीक है। और आखिरी क्या था, 4 लाख शेयर्स। इन 4 लाख शेयर्स के ऊपर 15 रुपए मिल रहे हैं, तो कितना मिल रहा है? 60 लाख। 60 लाख को भी कितना? 5/12। जो अब चाहे ऐसे बोलो 80 लाख इंटू 5/12 करना है मुझे, या चाहे ऐसे कर लो बच्चे कि इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो, बात एक ही है। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ रहा है? 416666.6 आ रहा है। तो इसको ले लेता हूं 7। ठीक है, 416667। अगले को ले लेते हैं 416666। और अगले को क्या ले लेते हैं? 25 लाख हो गया अगला तो। 25 लाख। टोटल करो इन तीनों का, क्या बन रहा है? 3333 बनना चाहिए। 33,33,333 बनना चाहिए। अब जरा तीनों का टोटल कर दो। 1 करोड़ 40 लाख प्लस 7.5 लाख प्लस 3 करोड़ प्लस 33 लाख, 33,333। तो कितना बन रहा है टोटल? 40 प्लस 75 लाख बेटा। सिर्फ 3 करोड़ बेटा 33 लाख है। 33 लाख, 33,333, 3 करोड़, 33 लाख बच्चे। कितना आ रहा है टोटल? 2 करोड़ 48 लाख। क्या मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स? अगर शेयर जो है वो ₹1 का शेयर, 2 करोड़ 48 लाख 33,333, ये शेयर्स आ गए। 1 रुपए वाले हम कह रहे हैं कितने शेयर? 2 करोड़ 48 लाख। ठीक है, 33,333। अब अगर मुझे बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है, पर रुपी निकाल लू मैं बेसिक अर्निंग पर शेयर। मैं कह दूं 1 करोड़ 28 लाख, एंड आई विल डिवाइड दिस 1 करोड़ 28 लाख बाय, I will divide this 1 crore 28 lakh by 2483333। ठीक है, सॉल्व करो कितना आ जाता है? 0. कितना आ रहा है? 515 आगे बोलो। 43। तो बेटा मैं ना 3 डिजिट तक ले लू, 0.5 ले लें हम। अब 0.55 जो है वो क्या है? आपका पर रुपी आ गया। अब अगर मुझे बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है, अगर मैं बेस मान के चलता हूं किसको? फेस वैल्यू को। क्या बोला मैंने? अगर मैं बेस मान के चल रहा हूं फेस वैल्यू को, तो ये आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला शेयर था 10 रुपए वाला, 10 रुपए इंटू 0.515। दूसरा शेयर था 20 रुपए, इसकी फेस वैल्यू थी, तो ये भी इंटू 0.515। तीसरे की 100 थी, और चौथे की कितनी थी? 50 थी। मल्टीप्लाई करते जाओ, ये आ जाता है 5.15 रुपए। ये कितना आ जाता है? 10.30। ये कितना आ जाता है? 51.50। और ये कितना आ जाता है? 25.75। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं निकालू बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑन बेसिस ऑफ पेड अप वैल्यू, बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑन बेसिस ऑफ पेड अप वैल्यू। ठीक है,
कितना, बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑन बेसिस ऑफ पेड अप वैल्यू, यहां कितना लिखेंगे, इन एग्जाम आपको बेटा ये करके आना। आपका आईसीआई क्या करता है सुन लीजिए, मैंने निकाल के दिखाया फेस वैल्यू के बेस के ऊपर, बट आईसीआई की अप्रोच क्या है, दे कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ पेड अप वैल्यू। तो एग्जामिनेशन में बेटा ये करके आना, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मैं निकाल के आपको दोनों तरीके से दिखाया। ₹10 यहां तो पूरा पेड अप है, क्या सेकंड वाले केस में पूरा पेड अप हो गया, 15 रुपए पहले आ रखे थे, 5 रुपए और बाद में मांग लिए थे। क्या तीसरे केस के अंदर पूरा पेड अप हुआ, नहीं सर, तीसरे वाले केस के अंदर 90 पेड अप पहुंचा है, 90 पहुंचा है ना। और चौथे केस के अंदर कितना पेड अप हो पाया, 40। बस मल्टीप्लाई करो, कितना कितना आ रहा है, 5.15, 10.30, 46.35, और ये आ रहा होगा बेटा 20.60। आराम से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, निहार लीजिए बेटा, ठीक है। कोई डाउट है पूछ लीजिए, दिस क्वेश्चन इज डन। यहाँ से कहां से, ना 0.515। हाँ जी, उसके बाद ये बेटा ये 0.515 है, क्या चीज, पर रुपी है। देखो यहाँ लिखा है मैंने साथ में, बेसिक अर्निंग पर शेयर पर रुपी निकाला है, लेकिन शेयर 1 रुपए का थोड़ा ना है। वो तो हमने अपनी कैलकुलेशन को कन्वीनियंट बनाने के लिए कॉमन ले लिया कि हर शेयर ही 1 रुपए का है। अब अगर हर शेयर 1 रुपए का है तो फिर पर रुपी होगी। अगर पर रुपी अर्निंग की आपके पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है, ठीक है। पर रुपी अर्निंग की अगर आपके पास वैल्यू आ गई है, तो क्या आप शेयर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, बाकी शेयर की, मतलब 10 रुपए के हिसाब से कितना बनेगा, ठीक है, 20 के हिसाब से कितना बनेगा वो निकाल सकते हैं ना। यही यही कर, यस, यू विल टेक इनटू कंसीडरेशन द पेड अप वैल्यू। डन है, चल सकता हूं आगे, चले भी, ये हो गया ना सबका, पक्की बात। चलो जी बेटा फिर बढ़ते हैं आगे अगले कंसेप्ट की तरफ। बेटा अब मेरे को आपको लेकर जो जाना है ना, वो आईसीआई के बेयर टेक्स्ट की तरफ लेकर जाना है, और वहां जाकर आपको एक चीज पढ़ानी है, ठीक है। अब बेयर टेक्स्ट के अंदर आएंगे बच्चे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। बेयर टेक्स्ट मैं पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन जब हम इसका बेयर टेक्स्ट पढ़ के चलेंगे तो हम क्या करके चलेंगे, ये रखो बच्चे ऊपर, ये पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करके चलेंगे, जो रेलिवेंट पैराग्राफ है अभी मेरे काम के, मैं पहले वो पढ़ाऊंगा, बाद में इनको पूरा पढ़ा दूंगा। तो मेरी जरा ध्यान देंगे, आ जाएंगे मेजरमेंट के ऊपर। बेसिक अर्निंग पर शेयर लिखा हुआ है, बेसिक अर्निंग पर शेयर देखो क्या लिखा है, पैराग्राफ नंबर 10 कहता है, कह रहे हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर should be calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholder by weighted average number of outstanding equity share during the period। तो अगर आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है, वो क्या कहता है, आप क्या कीजिए, नेट प्रॉफिट और लॉस ले लीजिए विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर, हमने उसको अर्निंग बोल दिया एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, एंड वी विल डिवाइड इट बाय द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आगे वो क्या बोलता है, कह रहे हैं ऑल द आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड। आपके जितनी भी आइटम्स हैं इनकम की, एक्सपेंसेस की, वो जो आपने रिकॉग्नाइज करी है पीरियड में, इंक्लूडिंग द टैक्स एक्सपेंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, आर इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड अनलेस द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स और परमिट अदरवाइज। कह रहे हैं कि जो भी आपकी आइटम्स है, इनकम है, एक्सपेंस है, टैक्स एक्सपेंस है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, आप सारी कंसीडर करके चलोगे जब आप क्या निकाल रहे हो, नेट प्रॉफिट या लॉस निकाल के चल रहे हो, अनलेस कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ स्पेसिफिक आपको ट्रीटमेंट जो है वो देके बोल रहा है। कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड एंड एनी एट्रीब्यूटेबल टैक्स देयर टू इज डिडक्टेड फॉर द पीरियड
deducted from the net profit for the period or added to net loss in order to calculate the net profit or loss attributable to equity shareholder. आई थिंक ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, हमने यही पढ़ा। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर निकालने के लिए क्या मैंने बोला था कि प्रॉफिट में से क्या माइनस कीजिए, प्रेफरेंस डिविडेंड, और उसके ऊपर अगर कोई टैक्स है वो माइनस करके चलोगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं आपको कहता हूं कि अगर लॉस है, क्या तभी प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। अगर लॉस है प्रेफरेंस डिविडेंड तो हम तब भी देके चल रहे हो ना, क्रिएटिवली केस में दे ही नहीं हम। तो अगर लॉस है और डिविडेंड हमको माइनस करना है, तो लॉस है तो लॉस बढ़ जाएगा ना। अगर डिविडेंड देके चल रहा हूँ लॉस के बावजूद मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो डिविडेंड तो बढ़ेगा ना। तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या कर दोगे, लॉस के केस में ऐड हो जाएगा। आई थिंक दिस इज ऑब्वियस, ठीक है। सॉरी, जो भी बेटा बेसिकली फिगर रहेगा लॉस का उसके ऊपर आप ऐड करोगे ना, माइनस। आगे क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द पीरियड दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, कितना रहेगा? The amount of the preference dividend for the period that is deducted from the net profit of the period is the amount of any preference dividend on non-cumulative preference shares provided for in respect of the period. यानी कह रहे हैं कि अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं और उसके ऊपर कोई डिविडेंड बोला हुआ है तो वो डिविडेंड आप माइनस करके चलोगे। The full amount of the required preference dividend for the cumulative preference shares whether or not the dividend has been provided for। क्या यही चीज सिखाई थी कि अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, चाहे डिविडेंड बोला है नहीं बोला, डिक्लेयर करा है नहीं करा, आपने डिविडेंड वो माइनस करना ही करना है। The amount of the preference dividend for the period does not include the amount of any preference dividend for cumulative preference shares paid or declared during the current period in respect of previous period। कह रहे हैं अब यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, थोड़ा सा लॉजिकल चीज है, कॉमन सेंस लगा के चलो। जब मैं क्या करके चल रहा हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन करके चल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो आपने हर साल क्या करना है, डिविडेंड माइनस करना ही करना है। अब अगर मान लीजिए कि मैंने 2000 से 21-22 के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा था लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो मेरी जो भी अर्निंग्स थी मैंने उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पर क्या कर दिया था, माइनस कर दिया। ठीक है, अब मैंने 2022-23 में जाकर मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करा प्रेफरेंस का, तब मैंने 2021-22 वाला डिविडेंड भी जो है यहाँ पर दिया। क्या यहाँ पर मुझे दोबारा माइनस करना चाहिए डिविडेंड? नहीं करना चाहिए। 2022-23 में मैं सिर्फ 2022-23 का ही डिविडेंड माइनस करूंगा, 2021-22 का डिविडेंड माइनस नहीं करूंगा। समझ आ गया? कह रहे इफ एन एंटरप्राइज हैज वन मोर देन वन क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो कह रहे नेट प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट करा जाएगा ओवर द डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद देयर डिफरेंट राइट करा जाएगा। अगर एक से ज्यादा क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स है तो डिफरेंट राइट के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, कह रहे हैं पर शेयर for the purpose of calculating the basic earning per share the number of equity shares should be the weighted average number of equity share outstanding during the period। कह रहे हैं अगर आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है तो जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है वो कितने होने चाहिए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। and weighted average number of equity share outstanding during the period reflects the fact that the amount of the share capital may have varied during the period as a result of a larger or lesser number of share outstanding at any time। ठीक है, और हमने ये चीज देखी भी है, ऐसा हो सकता है ना कि किसी टाइम के ऊपर जो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है वो ज्यादा है, किसी टाइम पे नंबर ऑफ शेयर जो है वो क्या है, कम है। तो कह रहे हैं कि जो आपके वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स है, कहेंगे रिफ्लेक्ट द फैक्ट कि जो अमाउंट है कैपिटल की वो वेरी करती है एज अ रिजल्ट ऑफ कि कभी लार्जर नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है, कभी लेसर है। इट इज द नंबर ऑफ द शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी जितने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है उसको हम एडजस्ट करके चलते हैं विद द नंबर ऑफ शेयर जो आपने बाय बैक करें या नंबर ऑफ शेयर जो आपने क्या करें, इशू करें ड्यूरिंग द ईयर, मल्टीप्लाइड बाय द टाइम वेइंग फैक्टर। आप टाइम को कंसीडर करते हुए क्या करते हो, उसको मल्टीप्लाई करते हो। द टाइम वेइंग फैक्टर इज द नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच द स्पेसिफिक शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग, कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कितना टाइम आउटस्टैंडिंग रहे हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड। तो हमने क्या करा, अगर मान लीजिए हमने 1 से जुलाई शेयर इशू करे फाइनेंशियल ईयर का, तो हमने क्या किया था वहां पर 9/12 किया, क्योंकि वो जो शेयर जुलाई में इशू करे हैं वो 9 महीने आउटस्टैंडिंग रहे। ठीक है, कह रहे हैं अब टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ पीरियड, अ रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वेटेड एवरेज इज एडिक्वेट इन मेनी सर्कमस्टांसेस।
क्या बोल रहे हैं कि द इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या बोला है कि अटैच टू द कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। बेटा अब मुझे क्या करना है, आप लोगों को साथ साथ क्वेश्चन करवा के चलते हैं, ठीक है। तो ये ना बड़ा मिक्स मैच सा चलने वाला है, कुछ चीजें साथ साथ बीच में लिखवाऊंगा, चीजें साथ साथ बीच में क्वेश्चन करेंगे। तो एक काम करेंगे अब सारे बच्चे, जो आपने 2 पेज छोड़े हुए हैं ना 2 पेज, उसके बाद नोट्स के बाद नहीं छोड़े हुए तो कोई बात नहीं, जहां लिखवाऊंगा वहां लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले एक काम करो, आप अपनी बुक साथ में ओपन कर लीजिए, ठीक है। साथ में बेटा आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। स्टडी मटेरियल आईसे, आईसे के स्टडी मटेरियल के अंदर बेटा आपको क्या दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 गिवन है। आपको स्टडी मटेरियल के अंदर क्या गिवन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 गिवन है। सारे बच्चे बेटा इस इलस्ट्रेशन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। सारे बच्चे जरा इस इलस्ट्रेशन के ऊपर आ जाओ। बेटा ये इलस्ट्रेशन कोई और नहीं, आपकी ही आईसीआई ने क्या करा हुआ है, पेयर टेक्स्ट से उठाया हुआ है, ठीक है। क्या हो गया, ठंड लग रही है? अच्छा बंद कर दो, विंडो खोल दो। कोई बात नहीं बच्चे, कल से मैं उस तरफ ही चला दूंगा यार, अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं बच्चों, स्क्रीन पे ध्यान देंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। आपको डेट गिवन है, पर्टिकुलर्स गिवन है, बैलेंस गिवन है। 1 जनवरी को कह रहे हैं बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 1800। 31 मई को आपने और शेयर इशू करे हैं 600 रुपए के, 600 शेयर इशू करे हैं फॉर कैश। एंड 1 नवंबर को बेटा शेयर जो है वो क्या करे गए हैं, बाय बैक करे गए हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट इज यू हैव टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। आपके ऐसे स्टडी में का क्वेश्चन है, प्लीज प्रॉपर्ली आपके रजिस्टर्स में होना चाहिए। चलिए बेटा शुरू करें, कैसे करोगे बेटा ये वाला क्वेश्चन। अगर मैं एक टाइमलाइन बना के चलूं, सबसे पहले तो बेटा मुझे बताओ यहां पर कैलेंडर ईयर होगा या फाइनेंशियल ईयर होगा। बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज गिवन एट 1 जनवरी, तो इट इज अ कैलेंडर ईयर। तो 1 जनवरी को बेटा मेरे पास कितने शेयर हैं, 1800 शेयर हैं, ठीक है। 31 मई को बेटा मेरे पास कितने शेयर और इशू हुए हैं, 600। तो 2400 हो गए ना। हाँ जी, नहीं नहीं बच्चे देखो, जो टेक्स्ट लिखा है उसके लिए जगह छोड़ दो ना, आगे क्वेश्चन कर लो ना, क्वेश्चन को आगे कर लो, इलस्ट्रेशन के बाद में, ठीक है। क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन के बाद कर लो, डन है। अब यहां पर बेटा कितने मंथ्स का पीरियड निकला, क्या 5 महीने निकले। अब इसके बाद क्या हुआ, 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर को यहां पर क्या हुआ, बायबैक हुआ। 300 शेयर बायबैक करे तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं यहाँ पर, 2100, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास बेटा कितने शेयर होंगे, फिर 2100 होंगे, राइट। तो यहां पर भी 5 मंथ्स हो गया, और यहां पर कितना हो गया, 2 मंथ्स हो गया। तो अगर मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, तो व्हाट हाउ वी विल कैलकुलेट द वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम कहेंगे वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू
वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा बेटा? मैं कहूंगा 1800 शेयर जो है वो कितना टाइम रहे? क्या 5 महीने 1800 शेयर रहे हैं? फिर उसका 2400 शेयर जो है वो कितना टाइम रहे? क्या ये भी 5 महीने रहे हैं? और 2100 शेयर जो है वो कितना टाइम रहे? क्या वो 2 महीने रहे? 1800 इंटू 5/12 करेंगे कैलकुलेटर में, कितना आ रहा है? 1800 इंटू 5/12 750। सर 1800 इंटू 5/20 2400 इंटू 5/12 2400 इंटू 5/12 बेटा कितना? 1000। 2100 इंटू 5/12 2/12 सॉरी 350। बिल्कुल ठीक। टोटल करो जरा। 2100 शेयर आ गया। देखो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कम्स आउट टू बी 2100, तो 2100 शेयर्स में यहां पर लेके चलूंगा। डन है। चलिए ऑल्टरनेटिवली, और इसको निकालने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका क्या कर सकते थे हम कहते हैं 1800 शेयर्स के ऊपर इसको एडजस्ट करके चलोगे कि ये तो भाई पूरा पीरियड रहा, तो 1800 तो 1800 एज इट इज रहेगा। उसके बाद आपने कितने शेयर्स जो है वो इशू करे हैं? 2400 600 शेयर इशू करे। जो 600 शेयर इशू करे हैं वो किस टाइम पे इशू करे? मई में, 31 मई को। 31 मई के बाद कितना टाइम बचा आप लोगों के पास? 7 महीने। तो 600 इंटू 7/12 बोलो कितना बेटा? 350 आ रहा क्या? ठीक है। आपने शेयर्स बायबैक करे कितने? 300। 300 शेयर्स आपने कब बायबैक करे हैं बेटा? कौन से कब मंथ में? 1 नवंबर, यानी 2 महीने। ठीक है। तो ये जो 2 मंथ्स है ये क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। ये क्या करूंगा? लेस करूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाता है बताओ जरा? क्या 2100 ही आ रहा है? समझ में आ गया? जैसे अच्छा लगे वैसे करके आओ, लेकिन कैलकुलेशन करके दिखानी है। डन है। आपका पहला क्वेश्चन बेटा जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए बेटा, अब हमने पढ़ना है अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमने पढ़ना है अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन इलुस्ट्रेशन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 2। आ जाएंगे बेटा। चलिए जी, करो जरा सॉल्व। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। डेट गिवन है, एक बैलेंस आपको गिवन है 1 अप्रैल का, यानी इस बार कौन सा ईयर है? फाइनेंशियल ईयर है। 1 अप्रैल को 1800 शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू, 10 पेड अप है। 31 जनवरी को 600 शेयर है, 10 पेड अप है, 10 फेस वैल्यू है, 5 लेकिन इस बार पेड अप है। तो अब यहां पर बेटा कैलकुलेशन जो है वो किस तरीके से करी जाएगी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की, वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स की? बोलो क्या कहते हो? कॉमन लेना पड़ेगा क्या? बेटा देखो फेस वैल्यू इस बार कॉमन है और ये 10 ही है। फेस वैल्यू 10 है। मेरे को तो पेड अप के एंगल से चलना है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो सिंपल सी बात है, 1800 है, 10 पेड अप है, तो यहां पर मेरे पास 18,000 पेड अप है। 600 इंटू 5, 3,000 पेड अप है। अगर मैं इन 3,000 रुपए को 10 रुपए के शेयर के हिसाब से चलूं, तो मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू 10, सॉरी दिस इज इक्वल टू 300 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। क्या ये 300 शेयर के बराबर है ऑफ 10 ईच? बेटा बेसिकली हम क्या करते हैं कि ऐसे सर्कमस्टांस में वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स। आपने जो मेरे साथ पिछला एक क्लास इलस्ट्रेशन करा है उसमें कुछ हमने वही काम करा कि हमने वहां पर अपने शेयर की वैल्यू को 1 रुपए माना। ठीक है। और हमने वहां पर एक तरीके से इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाल के चली कि भी इतने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स है, ताकि हमारे पास एक बेस कैलकुलेशन आ जाए। ठीक है, तो यहां पर आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालना था। ठीक है। शेयर जो है वो कितने का था? 10 रुपए का ही था। तो यहां पर मेरी कैलकुलेशन का बेटा देखो तरीका क्या रहेगा। मैं कहूंगा वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, किस तरीके से निकालेंगे? 1800 जो है उसको तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12/12 से, ये तो सीधा सीधा आ जाएगा 1800, यहां कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या करूंगा, 600 लेंगे, 600 के ऊपर लेकिन 5 रुपए पेड अप है, मैंने इसको डिवाइड किससे कर दिया, 10 से। सो मैंने क्या बोला, दिस इज इक्वल टू 300 इक्वलेंट शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये 300 इक्वलेंट शेयर हो गए 10 रुपए वाले, एंड आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2/12। समझ आ गया, 300 को 2/12 करना है, 600 को मत कर देना, गड़बड़ कर बैठोगे। 300 इंटू 2/12 कितना हुआ, 50। बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 1850। हाँ बिल्कुल, अच्छे अगर फेस वैल्यू सेम नहीं होती तो मेरे को कैलकुलेशन वही चीज है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, चल सकता हूं बेटा आगे। अब बेटा मुझे आपको इसके बाद ना और कंसेप्ट सिखा के चलने हैं, ठीक है, लेकिन आगे कंसेप्ट सिखाने से पहले वी विल गो बैक टू द बेयर टेक्स्ट। आ जाओ बेयर टेक्स्ट के ऊपर वापस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ योर बेयर टेक्स्ट। In most cases, the shares are included in the weighted average number of shares from the date the consideration is receivable. बेसिकली जो वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हम कब से इंक्लूड करके चलते हैं, ये बताया गया है इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो देखो बेटा पहला क्या कहता है कि इक्विटी शेयर्स इशूड इन एक्सचेंज फॉर कैश इज इंक्लूडेड व्हेन द कैश इज रिसीवेबल। क्या मतलब हो गया कि अगर आपने नए शेयर इशू करे हैं और नए शेयर इशू करने के बदले में बेटा आपको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो जिस दिन कैश रिसीवेबल है आप वहां से जो है वो क्या करके चलोगे, काउंट करके चलोगे पीरियड को। आप पीरियड को कहां से काउंट करके चलोगे, जिस दिन कैश आपका रिसीवेबल है वहां से आप पीरियड को क्या करके चलेंगे, काउंट करके चलेंगे। ये अभी मैं नोट्स के अंदर लिखवा के भी चलूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, अगर इक्विटी शेयर्स आर इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट टू इक्विटी शेयर्स, मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, अगर मैं डिबेंचर्स हो गया या कोई भी डेट है, अगर उसको मैं इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करके चल रहा हूं, तब मुझे कब से वो शेयर्स इंक्लूड करने चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। इजंट दैट कॉमन सेंस, ऑब्वियस है कि भाई जिस दिन शेयर्स होंगे तब से काउंट करूंगा ना, जब शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तब से काउंट करके चलूंगा, राइट। चलिए अगला क्या है, इक्विटी शेयर्स इशूड इन ल्यू ऑफ द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑन अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर इंक्लूडेड एज डेट ऑफ इंटरेस्ट सीजेस टू एक्रू। क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कोई इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट देकर चलना था, ठीक है, उसके बदले में इक्विटी शेयर जो है हम देकर चल रहे हैं, तो इक्विटी शेयर अगर आपने उस कंटेक्स्ट में देकर चला है तो कह रहे हैं जिस दिन से इंटरेस्ट आप देना बंद कर दोगे, मतलब डेट जिस दिन इंटरेस्ट सीजेस टू एक्रू, एक्रू होना बंद हो जाएगा इंटरेस्ट, उस दिन से आप कैलकुलेट करके चलोगे। है ना, कोई लाइबिलिटी थी, आपने उस लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए इक्विटी शेयर जो है वो क्या करे हैं, इशू करे हैं। क्या बोला मैंने आपने आपको, कोई लाइबिलिटी थी, उस लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए आपने कोई इक्विटी शेयर जो है इशू करे हैं, तो ऐसे केस के अंदर जो भी डेट ऑफ सेटलमेंट इफेक्टिव रहेगी हम वो डेट लेकर चलते हैं। ठीक है, जो भी एग्री डेट करेगी कि ठीक है इस दिन हम मान के चल रहे हैं लाइबिलिटी सेटल होगी, मैंने क्रेडिटर्स के पैसा देना था, मैंने उन क्रेडिटर्स को क्या कर दिया, इक्विटी शेयर इशू कर दी, तो जिस दिन मैंने उनको इक्विटी शेयर इशू कर दिए लाइबिलिटी मेरी सेटल हो गई है, ठीक है, उस दिन से मैं वहां काउंट करके चलूंगा इक्विटी शेयर्स का पीरियड। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन और फॉर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट अदर देन कैश इंक्लूडेड एज ऑन डेट ऑन विच द एक्विजिशन इज रिकॉग्नाइज्ड। अगर मान लीजिए आपने कोई एसेट एक्वायर किया था, आपने कोई एसेट एक्वायर किया और उसके बदले में क्या करा था, आपने शेयर्स इशू करे, अदर देन उसके बदले में शेयर्स इशू करे, यानी अदर देन कैश वाला केस है। तो कह रहे हैं जिस दिन आपने अपनी किताबों में एसेट को रिकॉग्नाइज कर लिया तो उस दिन से आप कंसीडर करके चलोगे। नेक्स्ट चलो, इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अगर इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू करे गए हैं किस पर्पस के लिए, सर्विसेज रेंडर करने के लिए, और बदले में इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, तो जब आपने सर्विसेज क्या करी है, रेंडर करी है, तब से आप क्या करके चलोगे, इंक्लूड करके चलोगे। कहेंगे इन दीज एंड अदर केसेस
द टाइमिंग ऑफ द इंक्लूजन ऑफ इक्विटी शेयर्स इज डिटरमिन्ड बाय द स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन अटैचिंग टू देयर इशू। कहेंगे जो टाइमिंग रहती है ऑफ इंक्लूजन वो किसके ऊपर डिपेंड करके चलेगी, डिटरमिन कैसे होती है कि स्पेसिफिक टर्म्स और कंडीशन क्या है इशू की। जैसे मान लीजिए आपने लोन को डिबेंचर को कन्वर्ट करा है इक्विटी के अंदर, तो भाई एक एग्रीमेंट होगा ना जब डिबेंचर इशू करे होंगे, तो टर्म्स ऑफ इशू होंगी ना, वहां लिख रखा होगा ना कि डिबेंचर जो है वो इक्विटी के अंदर इस दिन से कन्वर्ट होंगे, इतने टाइम में कन्वर्ट होंगे। तो आप तफसील चलोगे तो कहेंगे कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो that should be given substance, given to the substance on any contract associated with the time, associated with the issue। मतलब जो अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को डेफिनेटली कंसीडर करके चलोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, बढ़ सकता हूं आगे। कह रहे हैं इक्विटी शेयर इशूड एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इन द अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। हमने अमेलगमेशन चैप्टर पढ़ लिया हुआ है। अमेलगमेशन में दो केस होते हैं, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, इक्विटी शेयर जो इशू करे गए हैं एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इन अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, कहेंगे उनको आप इंक्लूड करके चलोगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर एज द डेट ऑफ एक्विजिशन बिकम्स, बिकॉज एज ऑफ द डेट ऑफ एक्विजिशन, बिकॉज transferee incorporate the results of the operation of the transferor in the statement of P&L from the date of acquisition। बड़ा लॉजिकल है। कह अगर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है तब आप उस केस में जो शेयर इशू करे गए हैं इक्विटी शेयर, वो आप कब से करके चलोगे, कब से करके चलेंगे, जिस दिन से एक्विजिशन हुई है आप उस दिन से कंसीडर करके चलोगे। ठीक है, कह रहे जो इक्विटी शेयर इशू करे गए ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इन अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर are included in the calculation of weighted average number of shares from the beginning of the reporting period, because the financial statement of the combined enterprise are prepared as if the combined entity has existed from the beginning of the reporting period। कह रहे लेकिन यही अगर इन नेचर ऑफ मर्जर का केस है, तो मर्जर के केस के अंदर क्या करके चलते हैं बच्चों, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही लेके चलते हैं कि जैसे ये एंटिटी शुरू से ही एक साथ। ठीक है, उनके जो फाइनेंशियल्स बनाए जाते हैं क्या कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, राइट। तो आगे बढ़ सकता हूं बेटा। Therefore, the number of the equity share used for calculation of basic earning per share in the amalgamation nature of merger is the aggregate of the weighted average number of combined enterprises adjusted to equivalent shares of enterprise whose shares are outstanding after the amalgamation। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज, परचेज के केस में वेटेड एवरेज निकालते हैं कैसे। ठीक है, उसका एक इलस्ट्रेशन कराने वाला हूं। आगे एक बार 19 पैराग्राफ पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं। पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स आर ट्रीटेड एज फ्रैक्शन ऑफ एन इक्विटी शेयर टू द एक्सटेंट दे आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन डिविडेंड रिलेटिव टू फुली पेड इक्विटी शेयर। बेसिकली जो अभी हमने एक केस करा था 10 रुपए का शेयर 5 ट्रेडर, वो इस कैटेगरी के अंदर कॉल कर गया कि पार्टली पेड इक्विटी शेयर था, आपने क्या ले लिया, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर ले लिए फुली के हिसाब से कि फुली के, गॉट इट। चल सकता हूं आगे, चलिए। वैसे तो 20th भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, चलो 20th भी देख लो। When an enterprise has equity shares of different nominal values, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, बट विद द सेम डिविडेंड राइट्स, डिविडेंड राइट में कह रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं है, तो कह रहे हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज कैलकुलेटेड बाय कन्वर्टिंग ऑल सच इक्विटी शेयर्स इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द सेम नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, यही किया था हमने, 10 रुपए के शेयर को एक का बना दिया, 20 वाले को भी एक का बना दिया, 50 वाले को भी एक का, 100 वाले को भी एक का, और फिर कैलकुलेशन। गॉट इट। चलो बेटा आओ जरा, लिखो जरा क्लास इलुस्ट्रेशन नंबर 4। कोई बात नहीं, कंटिन्यूटी में लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समझ में आ जाएगा। अल्टीमेटली क्वेश्चन जो है वो करने ही है। लिखो जरा। सिर्फ फायदा काम ही है ना, मतलब वो सेंसिटिव होते हैं। हाँ हाँ हाँ।
तो वही कैप्चर करेंगे। कुछ नहीं होता, उतना वो होता है इनमें, वो हाँ। अगरबत्ती और उसका नहीं, वो धुआं कहीं उठा, मैं वही देख रहा था कहीं। अगरबत्ती और कैंडल कैंडल का धुआं नहीं उठा। नहीं देते तो लास्ट में जाता। चलो जी, तो कर दो ऊपर से। ना ना। MSD लिमिटेड एक्वायर्ड CSK लिमिटेड। क्या हो गया नाम? MSD लिमिटेड acquired CSK लिमिटेड on 30th of 9 2023 and acquisition is in nature of purchase as per accounting standard 14 before amalgamation, before amalgamation number of shares given as under। कह रहे हैं अमेलगमेशन से पहले नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो ये थे, MSD लिमिटेड और CSK लिमिटेड। MSD लिमिटेड 2 लाख, CSK लिमिटेड 3,20,000। एज पर एग्रीमेंट, एज पर एग्रीमेंट टर्म्स MSD will issue, MSD limited will issue one equity shares, one equity share for every 4 share, for every 4 share of CSK limited। Profit of MSD limited, profit of MSD limited is rupees 50 lakhs। What will be, what will be basic अर्निंग पर शेयर? कह रहे हैं कि बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है वो क्या रहेगा? विल योर आंसर बी डिफरेंट? विल योर आंसर बी डिफरेंट? क्या आपका आंसर जो है, जवाब जो है बेटा, क्या अलग रहेगा? विल योर आंसर बी डिफरेंट? इफ इट वॉज, इफ इट वॉज केस ऑफ amalgamation, if it was case of amalgamation in nature of merger, कह रहे हैं अगर ये अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होता तो क्या आपका जवाब जो है वो अलग होता? चलिए ट्राई करो एक बार, समझाया ना अभी, जरा उस वाले पैराग्राफ को दोबारा से पढ़िए और ट्राई कीजिए। क्वेश्चन लिख लिया सबने? चलिए, दिया टाइम। MSD Limited acquired CSK Limited on 30th of 9 2023 and acquisition is in the nature of purchase as per AS 14। आपको पहला पूछा गया था बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या रहेगा, ठीक है। अगर बेटा देखो अमेलगमेशन से पहले आपको शेयर्स गिवन है, MSD के 2 लाख थे, CSK के कितने थे? 3,20,000 थे। अगर MSD CSK को एक्वायर करके चल रहा है तो सीधी सी बात है CSK के शेयर होल्डर को शेयर इशू करे जाएंगे, किसके? MSD के। हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर, हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर, तो 3,20,000 शेयर के बदले में कितने शेयर इशू करोगे? क्या 80,000 शेयर इशू करके चलोगे? और ये 80,000 शेयर कब इशू करके चलोगे? डेट ऑफ एक्विजिशन पे, यानी 30/9 को, 30/9 को करोगे। चलिए बेटा देखेंगे जरा सॉल्यूशन। अगर ये केस है अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज का, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ, अगर ये परचेज का केस है तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा? रेलेवेंट डेट क्या होगी फॉर इंक्लूजन ऑफ इक्विटी शेयर्स? रेलेवेंट डेट फॉर इंक्लूजन ऑफ इशूड शेयर्स
इशूड शेयर्स को इंक्लूड करने के लिए रेलेवेंट डेट हम क्या बोलेंगे? डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज 30th of September 2023. In the given case, in the given case, number of shares, in the given case, number of shares to be issued. कितने नंबर ऑफ शेयर है बेटा जो हम इशू करके चलेंगे? 3,20,000. यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 1/4, यानी 80,000 शेयर्स ऑफ एमएसडी लिमिटेड विल बी इशूड, राइट? अब यहां पर अगर मुझे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, आई विल से 2 लाख शेयर्स एमएसडी के पहले से थे तो उसके ऊपर तो पूरा 12 महीने, तो 2 लाख के ऊपर तो देखो बेटा पूरा 2 लाख, इसमें तो कोई दो राहें नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं आना चाहिए। अब ये जो 80,000 शेयर्स है ये कब इशू करे जा रहे हैं? 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से काउंट करोगे कितना महीना? 6 महीना, तो 40,000 रुपए टोटल कितना आ जाएगा? 2,40,000 शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। बोलो समझ में आया? ऑल्टरनेटिवली हम क्या कह सकते हैं? ऑल्टरनेटिवली यहां पर मैं कह सकता हूं कि देखो भाई 2 लाख शेयर्स जो थे वो 6 महीने रहे, ठीक है, और उस पर 80,000 शेयर और इशू करे तो 2,80,000 शेयर कितने महीने रहे? 6 महीने रहे, तो 1 लाख प्लस 1,40,000, टोटल कितना हो गया बेटा? 2,40,000 शेयर। डन है? हो गया जी चैप्टर को? इजी? क्या मुश्किल है मुझे बताओ? आप क्या निकालेंगे? बेसिक अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर की बात करके चले तो कैसे निकलेगा बेसिक अर्निंग पर शेयर? आई विल से 50 lakhs, क्योंकि ये प्रॉफिट था। इसको डिवाइड किससे करूंगा? 2,40,000 से, कितना आ जाएगा बेटा? ₹20.83 पर शेयर। बोलो समझ आ गया? आगे बढ़ सकता हूं? क्वेश्चन के अंदर एक चीज और पूछी थी कि अगर ये अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर होता तो लिखेंगे इफ इट वाज अमेलगमेशन in nature of merger, it was amalgamation nature of merger, in such case scenario, in such case scenario shares are included, in such case scenario shares are included from beginning of reporting period, from beginning of रिपोर्टिंग पीरियड, जो रिपोर्टिंग पीरियड है वहीं से हम मान के चलेंगे, इंक्लूड करके चलेंगे। एज ए कंबाइंड एंटिटी, जैसे कि बेटा कंबाइंड एंटिटी जो है हैड एग्जिस्टेड, कि जो कंबाइंड एंटिटी है वो एग्जिस्ट करके चलती है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, कि वो शुरू से ही है, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, दैट इज फ्रॉम 1st of April 2023 इन गिवन केस। तो यहां पर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बेटा कैसे निकलेंगे? 80,000 प्लस करेंगे। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आई विल से जो 2 लाख शेयर्स थे उसके ऊपर भी पूरा 12 महीने, और जो 80,000 शेयर आपने इशू करे इसको भी मान के चलोगे ये भी शुरू से थे तो इसके ऊपर भी 12 महीने, तो 2,80,000। तो आपके पास बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है बेटा कितना आ जाएगा? 50 लाख, एंड यू विल डिवाइडेड बाय 2,80,000, आपका कितना आ जाता है? 17.86 पर शेयर, 85 समथिंग जा रहा है ना, 5 से ज्यादा जा रहा है, तो 17.86 पर शेयर।
बोलो बेटा क्या चीज समझ में आती है, आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सारा, चल सकता हूँ। ओके डन है जी। चलो आओ दोबारा बेयर टेक्स्ट में लिख लिया यहां तक, देख लो एक बार, गो थ्रू कर लो क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है, देन फिर आगे बढ़ता हूँ। तो यहां तक एक बार रिकॉर्डिंग यहाँ बंद कर देता हूँ, फिर नई रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं।